भारत के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस के आरोपी मेहुल चोकसी, जो यूरोप में बेल्जियम की जेल में बंद है, कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। भारत कई समय से उनके एक्स्ट्राडिशन की मांग कर रहा था और अब उनके एक्स्ट्राडिशन पर जल्द सुनवाई होगी। किसी अपराधी को एक देश से दूसरे देश की सरकार को सौंपने की प्रक्रिया को एक्स्ट्राडिशन कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बेल्जियम की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को एक लेटर भेजा है। इसमें सरकार ने आश्वासन दिया है कि अगर मेहुल चोकसी को वापस लाया गया तो उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा, जहां उनको ह्यूमन कंडीशंस यानी इंसान के लिए जरूरी सुविधाएं जैसे पर्याप्त जगह, साफ पानी, खाना और मेडिकल केयर ये सब दिया जाएगा और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ लेटर में यह भी कहा गया कि उन्हें सेल में कम से कम 3 स्क्वायर मीटर पर्सनल स्पेस मिलेगा, कॉटन मैट, पिलो, बेडशीट, ब्लैंकेट दी जाएगी और जरूरत होने पर बेड भी मिलेगा, जो कि मेडिकल ग्राउंड्स पर दिया जाएगा। सेल में लाइट, वेंटिलेशन और स्टोरेज स्पेस का प्रॉपर अरेंजमेंट होगा। इसके साथ मेहुल चोकसी को एक सीमित समय के लिए एक्सरसाइज करने का टाइम भी दिया जाएगा। ये पूरा अश्योरेंस यूरोपियन ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख कर दिया गया है। लेकिन अब समझते हैं कि असल में पूरा मामला है क्या। कौन है मेहुल चोकसी, जिन्हें जेल में इतनी सुविधाएं देने की बात की जा रही है? उन पर इतने बड़े आरोप क्यों लगे और पंजाब नेशनल बैंक घोटाला दरअसल क्या था? साथ ही भारत ने बेल्जियम को ये भरोसा क्यों दिया कि अगर चोकसी को वापस भारत लाया गया तो उन्हें जेल में सभी जरूरी सुविधाएं और मानवीय सुविधाएं दी जाएंगी। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जिस्ट। मेहुल चोकसी एक बड़े बिजनेसमैन और ज्वेलरी कंपनी गीतांजलि ग्रुप के मालिक थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से फर्जी दस्तावेज और नकली लेटर्स ऑफ क्रेडिट यानी बैंक की गारंटी जैसे कागज इनका इस्तेमाल करके करीब 13,000 करोड़ रुपयों का घोटाला किया है। ये भारत के सबसे बड़े फ्रॉड्स में से एक है। आरोप था कि ये धोखाधड़ी कई सालों से चल रही थी, लेकिन फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक ने आधिकारिक तौर पर इसकी शिकायत दर्ज कराई और मामला सामने आया। लेकिन 2018 में जब सीबीआई और ईडी ने एफआईआर दर्ज की और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ फ्रॉड की जांच शुरू की, तो चोकसी भारत छोड़कर यूएसए के रास्ते एंटीगा चले गए। तभी से वो फ्यूजिटिव बिजनेसमैन यानी भगोड़े कारोबारी माने जाने लगे। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि चोकसी ने 2017 में ही यानी इस फ्रॉड के खुलासे से लगभग 1 साल पहले चुपचाप कैरिबियन के एंटीगा और बारबुडा की सिटीजनशिप ले ली थी और फ्रॉड का खुलासा होने से पहले ही वो भाग गए। ये नागरिकता उन्हें सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत मिली थी। मतलब अगर कोई व्यक्ति उस देश में पैसा निवेश करे तो उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। चोकसी ने ये सिटीजनशिप इसीलिए ली ताकि जरूरत पड़ने पर भारत से बाहर निकलकर वहाँ सुरक्षित रह सके, जिसे उन्होंने वक्त आने पर एक सेफ एग्जिट प्लान की तरह यूज भी किया। इसके बाद मार्च 2018 में जब भारत की अदालतों ने चोकसी के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया, तब भारत ने तुरंत एंटीगा सरकार से अनुरोध किया कि चोकसी को पकड़कर भारत को सौंपा जाए। लेकिन चोकसी ने पहले ही एंटीगा की सिटीजनशिप ले रखी थी, इसलिए वहां की सरकार ने उन्हें जेल में नहीं डाला। भारत सरकार बार बार एंटीगा से उनके एक्स्ट्राडिशन की मांग करती रही, लेकिन चोकसी हर बार वहां की अदालतों में अपील डालकर बच निकलते। कभी वो अपने फंडामेंटल राइट्स का हवाला देते तो कभी दावा करते कि भारत में उन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा और उनकी सेहत भी खराब है। इसी वजह से वो लगातार भारत आने से बचते रहे। लेकिन इन सबके बीच चोकसी के भतीजे नीरव मोदी नहीं बच पाए। उन्हें मई 2019 को लंदन में गिरफ्तार किया गया, जो अभी यूके की जेल में बंद है। वहीं मेहुल चोकसी एंटीगा में ही रहकर कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। लगभग 4 साल बाद यानी मार्च 2023 में इंटरपोल ने मेहुल चोकसी के खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था उसे हटा दिया। आपको बताती चलूं कि इंटरपोल दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस नेटवर्क का ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग देशों को मदद करती है। ये रेड कॉर्नर नोटिस जैसे अलर्ट जारी करके अपराधियों को पकड़ने और अपने देश भेजने का काम करती है। इन सबके बाद भारत के लिए चोकसी को विदेश में पकड़ना और भी मुश्किल हो गया था। साल 2024 में मेहुल चोकसी और उनकी पत्नी ने एंटीगा छोड़कर बेल्जियम का रुख किया। वहां उन्होंने एफ रेसिडेंसी हासिल की। एफ रेसिडेंसी एक टेम्पररी रेसिडेंट परमिट होता है, जिसका मतलब है कि उन्हें बेल्जियम में कानूनी तौर पर रहने और कुछ मामलों में काम करने की अनुमति मिल गई। साल 2024 में भारत की सीबीआई ने बेल्जियम से आधिकारिक तौर पर अनुरोध किया कि मेहुल चोकसी को गिरफ्तार करके भारत भेजा जाए। यह अनुरोध 125 साल पुराने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के आधार पर किया गया। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 2 देशों के बीच कानूनी समझौता होता है, जिसके तहत अगर कोई अपराधी एक देश में है तो उसे दूसरे देश को सौंपा जा सकता है।
भारत और बेल्जियम के बीच ये ट्रीटी करीब 125 साल पुरानी है और 12 अप्रैल 2025 को बेल्जियम पुलिस ने एंटवर्प शहर में उन्हें पकड़ा। उनकी पहचान फिंगरप्रिंट से की गई और उन्हें जेल में रखा गया। चौकसी ने जमानत के लिए बेल्जियम की अदालतों में कई याचिकाएं डाली, लेकिन दोनों बार कोर्ट ने ये कहते हुए बेल खारिज कर दी कि ये फ्लाइट रिस्क है, यानी उनके भागने का डर है। और हाल ही के अपडेट के मुताबिक उनकी एक्स्ट्रेडिशन हियरिंग होने वाली है, जिसमें तय होगा कि उन्हें भारत भेजा जाए या नहीं। इसी पर भारत ने बेल्जियम को आश्वासन दिया है कि अगर चौकसी भारत आएंगे तो उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा और वहां उन्हें सभी ह्यूमन कंडीशंस यानी बेसिक ह्यूमन फैसिलिटीज दी जाएंगी, जैसे पर्याप्त जगह और साफ पानी, खाना और मेडिकल केयर, आउटडोर टाइम और रिक्रिएशन, जो कैदियों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए सुविधाएं होती हैं। इसके साथ परिवार और वकीलों से मिलने की सुविधा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जिसमें कैदी को अलग थलग रखा जाता है, ऐसा नहीं किया जाएगा। ये सभी आश्वासन इसीलिए दिए गए ताकि यूरोपियन ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स पूरे हों और बेल्जियम की अदालतों को भरोसा हो चौकसी को भारत में सुरक्षित और इंसानियत के साथ ट्रीट किया जाएगा। आपको ये भी बताती चलूं कि ये यूरोपियन ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और भारत ने बेल्जियम को ऐसे आश्वासन क्यों दिए। दरअसल यूरोपियन ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स यूरोप के देशों में बनाए गए नियम हैं जो हर इंसान के बुनियादी अधिकारों और सम्मान की रक्षा करते हैं। ये मुख्य रूप से कैदियों और गिरफ्तारी के मामलों में लागू होते हैं ताकि उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी का ध्यान रखा जाए। लेकिन ये केवल कैदियों तक ही सीमित नहीं है। ये नियम हर व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के लिए हैं, चाहे वो नागरिक हो, विदेशी या किसी भी हालात में कानून के तहत हो। इन नियमों के तहत किसी पर टॉर्चर या क्रूर व्यवहार नहीं किया जा सकता। कैदियों को साफ सुथरी और सुरक्षित सुविधाएं, खाना पीना, मेडिकल केयर और आउटडोर टाइम मिलना चाहिए। उन्हें फेयर ट्रायल का हक और परिवार या वकील से मिलने की अनुमति भी मिलनी चाहिए। मेहुल चौकसी के केस में इसका मतलब है कि बेल्जियम अदालत ये देखना चाहती है कि अगर उन्हें भारत भेजा गया तो उनके बेसिक राइट्स का सम्मान किया जाएगा या नहीं। इसी वजह से भारत ने आर्थर रोड जेल में उन्हें पर्याप्त जगह, मेडिकल केयर, आउटडोर टाइम और अन्य सुविधाएं देने का भरोसा दिया। इसी के साथ उन्हें ओवरक्राउडिंग वाली जगह नहीं रखा जाएगा, उन पर किसी तरह का टॉर्चर नहीं किया जाएगा और उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा, ऐसा भी आश्वासन दिया है। यूरोपियन ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई भी कैदी क्रूअल ट्रीटमेंट या इंसानियत के खिलाफ व्यवहार का शिकार नहीं होना चाहिए। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि भारत की जेलों में अक्सर ओवरक्राउडिंग होती है, संसाधनों की कमी होती है और कई बार तो कैदियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। कैदियों की जिंदगी कठिन होती है और इसी हकीकत की वजह से हमें अंतर्राष्ट्रीय अदालतों को भरोसा दिलाना पड़ता है कि अगर कोई कैदी यहाँ भेजा जाएगा तो वो बेसिक ह्यूमन राइट्स का हक पाएगा। भारत का कानून कैदियों के अधिकार के बारे में क्या कहता है, ये भी समझ लेते हैं। भारत में प्रिजनर्स के अधिकार प्रिजन एक्ट 1894 और प्रिजन मैनुअल के तहत सुरक्षित है, जिनमें कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे हर कैदी को पर्याप्त खाना, पानी और चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। सभी कैदियों को वकील से मिलने और अपने केस में न्याय मिलने का हक है। किसी को क्रूर या अपमानजनक तरीके से नहीं रखा जा सकता। परिवार और वकीलों से मिलने की सुविधा दी जानी चाहिए। इसके अलावा प्रिजन रिफॉर्म्स कमिटी रिपोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अक्सर जेलों में सुविधा की मांग करते हैं। उदाहरण के लिए 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ओवरक्राउडिंग और बेसिक फैसिलिटीज की कमी को देखते हुए निर्देश जारी किया जेलों में सुरक्षित सुविधाएं हों। लेकिन इसके बावजूद भारत की जेलों की स्थिति आज भी काफी चैलेंजिंग बनी हुई है। ओवरक्राउडिंग यानी कैदियों की अत्यधिक भीड़ कई जेलों में एक आम समस्या है। एग्जाम्पल देखें तो 2016 में तिहाड़ जेल में ओवरक्राउडिंग और सुविधा की कमी को लेकर मीडिया में काफी रिपोर्ट्स आई थी। तिहाड़ जेल की क्षमता 6500 कैदियों की थी, लेकिन 2016 में यहाँ लगभग 14300 कैदी थे। यहाँ जेल की क्षमता से दुगने कैदी थे। इसी तरह 2015 में आर्थर रोड जेल मुंबई में भी ओवरक्राउडिंग की वजह से कैदियों ने अदालत में सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं की मांग की थी। साथ ही भारत में लगभग 76% कैदी अंडर ट्रायल होते हैं, यानी ऐसे लोग जिनकी केस की सुनवाई अभी पूरी ही नहीं हुई। यह दिखाता है कि कई लोग लंबे समय तक जेल में रहते हैं बिना किसी कन्विक्शन यानी सजा के, क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस में देरी होती है। इसीलिए भारत में अक्सर कहा जाता है कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट, यानी कानून की प्रक्रिया ही कई बार कैदियों के लिए सबसे बड़ा संघर्ष बन जाती है। आरोपी को जमानत, लंबी सुनवाई और जेल में इंतजार के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भारत की जेलों में मेडिकल फैसिलिटीज और स्टाफ की हालत काफी खराब है। नियम के हिसाब से एक डॉक्टर को 300 कैदियों की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन हकीकत में एक डॉक्टर पर औसतन 775 कैदी हैं और कई जगह यह अनुपात 1000 से भी ऊपर चला जाता है। देश भर में लगभग 43% मेडिकल पोस्ट खाली हैं।
मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी लगभग न के बराबर है। पूरे भारत की जेलों में सिर्फ 25 साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। गोवा, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्यों में 80 से 85% तक मेडिकल स्टाफ की कमी है। इन हालात की वजह से कैदियों को टाइमली इलाज नहीं मिल पाता और उनकी हेल्थ रिस्क पर रहती है। यही वजह है कि जब भारत एक्सट्रेडिशन के लिए किसी देश से कैदी मांगता है तो उसे ये भरोसा दिलाना पड़ता है कि एडिक्वेट मेडिकल केयर और ह्यूमन फैसिलिटीज दी जाएंगी। ये सिर्फ मेहुल चोकसी के मामले में ही नहीं हुआ, बल्कि विजय माल्या के केस में भी ऐसा ही देखने को मिला। विजय माल्या पर 9,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा के बैंक लोन घोटाले का आरोप है और वो लंदन में रह रहे हैं। जब भारत ने उनकी एक्स्ट्राडिशन की मांग की तो यूके की अदालतों ने भी यही सवाल उठाया कि अगर माल्या को भारत भेजा गया तो क्या उन्हें जेल में मानवाधिकारों के अनुरूप सुविधाएं मिलेंगी। तब भी भारत को यह आश्वासन देना पड़ा कि उन्हें सेफ कस्टडी, फेयर ट्रायल और बेसिक फैसिलिटीज दी जाएंगी। इसी तरह झारखंड की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 2024 में अजरबैजान से सुनील कुमार, जिन्हें मयंक सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उनके एक्स्ट्रेडिशन की मंजूरी ली। वो एक संगीन अपराधी हैं, ऐसा कहा गया, जो अंडरवर्ल्ड मॉब लॉर्ड लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ था। अब उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। इन सभी मामलों में, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, विजय माल्या या फिर सुनील कुमार, भारत को अक्सर इंटरनेशनल पार्टनर्स को यह भरोसा दिलाना ही पड़ता है। ये जरूरी होता है क्योंकि इनह्यूमन ट्रीटमेंट या ओवरक्राउडिंग जैसे मुद्दे जो अक्सर भारतीय जेलों में देखे जाते हैं, वो एक्स्ट्राडिशन जैसी प्रक्रिया में बाधा बनते हैं। भारत की जेलों में कैदियों की हालत अक्सर भीड़, सुविधाओं की कमी और धीमी न्याय प्रक्रिया से जुड़ी रही है। जेल को कैदियों को सुधारने की जगह माना जाता है, लेकिन असलियत ये है कि वहाँ उन्हें कैसा माहौल मिलता है, यही उनकी मानसिकता और जिंदगी के हालात तय करता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मेहुल चोकसी के मामले में आगे क्या फैसला होता है। इस मामले से जुड़े सभी अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा।